हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा क्या है और धारा कितने प्रकार की होती है, और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना, इनके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और साथ में पहले इसकी थ्योरी पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो में मैं पूरा इलेक्ट्रिकल करंट से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा है कि कोई पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम तब बोलेंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। या फिर हम बोल सकते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब देखिए, आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश प्रवाह यानी जो करंट होगी वह Q/T, ठीक है, Q/T होगी। ठीक है, ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि आवेश प्रवाह की दर है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो धारा बराबर क्या होगा, Q/T होगा। और इसका SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर है। ठीक है, या फिर आप इसको अगर I बराबर देखेंगे Q/T है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हो। कूलम पर सेकेंड भी हम इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, अगर किसी बिंदु में 1 सेकेंड में, ठीक है, याद रखिए, अगर किसी बिंदु में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, ये देखिए। अगर कोई पॉइंट है या फिर कोई पदार्थ है, उसमें 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकेंड में फ्लो हुई, 1 सेकेंड में, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, तो ये आपको याद रखना है, 6.28 × 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे देखिए, अगर ऐसा है तो ये पूछा जाता है कि एक सदिश राशि की अदिश राशि है, तो आप याद रखिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिश के जोड़ने नियमों का पालन नहीं करता, वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ी सी धारा के बारे में और अच्छे से समझिए। जैसे एक बैटरी है, ठीक, एक बैटरी है, ये देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये बैटरी है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, एक बैटरी है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा है। ठीक है, अब मान लीजिए धारा की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से आपकी बह रही है। ठीक है, तो याद रखिए, जो धारा की डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक, अब देखिए कि करंट का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी करंट के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि करंट
पहले तो ये पॉइंट रखिए, करंट के प्रवाह के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। यानी कि अगर करंट इस दिशा में जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि करंट के प्रवाह के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आपकी करंट मान लीजिए, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपकी करंट इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है, तो वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी उसके उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उसकी उल्टी दिशा में किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें देखिए। अब देखिए एक पॉइंट है ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है कि बैटरी में धारा का प्रवाह, बैटरी में धारा का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है, धनात्मक की तरफ होता है, ठीक है। याद रखिए जैसे कि जो बैटरी है, ये बैटरी है आपकी, यहाँ पे जो करंट का प्रवाह होगा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होगा, यानी कि उसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वह क्या होगी, ऋणात्मक से धनात्मक की तरह होगी, ठीक है। और उसके बाहर करंट का प्रवाह और उसके बाहर धारा का प्रवाह, उसके बाहर धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होगी, ऋणात्मक की तरफ होगी, ठीक है, क्लियर है। और अब देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो अभी हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका और क्या है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए बैटरी में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किधर आ रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक, ठीक। बैटरी में देखिए यहाँ पे ये लिख लेंगे हम ताकि आपको पता रहे। बैटरी के अंदर अब देखिए फिर उसके बाद बैटरी के बाहर ऋणात्मक से धनात्मक, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है वो बैटरी में किधर हो रहा है, ऋणात्मक से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। लेकिन अगर बाहर की बात करें, बाहर बैटरी के बाहर ऋणात्मक से, ये देखिए ऋणात्मक से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं
कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो विद्युत धारा होगी वह हमेशा, विद्युत धारा हमेशा हमेशा बंद परिपथ में बहती है, बंद परिपथ में बहेगी। अगर ओपन सर्किट है, देखिए अगर कोई सर्किट इस तरह से मान लीजिए आपने बना दिया, अभी सर्किट ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, 0। और अगर ऐसा है, ऐसा सर्किट है, बंद है, ठीक है, क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी नॉन होगी, यानी आप इसको जान पाओगे कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू 0 होगी। जब भी ओपन सर्किट होगा तो उसके लिए आपका क्या होगा, यानी कि अगर विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही बहेगी, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हमारे पास से अगला पॉइंट क्या है, हमारे पास है एक अगला पॉइंट कि हम विद्युत धारा के प्रकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। देखिए विद्युत धारा जो हमारी होती है वह 2 तरह की होती है, ठीक है। विद्युत धारा हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है एसी करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा हमारे पास क्या होती है, डीसी करंट, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं डीसी करंट के बारे में। डीसी धारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, ठीक है। चलिए दिष्ट धारा अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं कि ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपकी करंट होगी, ठीक है। या फिर हम कहें कि ऐसे नहीं कर रहे हैं तो हम कहते हैं टाइम की अपेक्षा हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम टाइम की तुलना में देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, फिर से हम बना लेते हैं, ये देखिए, ये है हमारे पास, मान लीजिए ये करंट है, ये टाइम है, करंट है और टाइम है, ये मान लीजिए इसका मूल बिंदु है 0। तो यहाँ पे जो करंट होगी, ये करंट कांस्टेंट, यानी कि यह क्या होगी, यह करंट कांस्टेंट होगी। यह करंट कैसी होगी, कांस्टेंट। जो दिष्ट धारा होती है वह करंट कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट यहाँ से आपको क्या बनेगा कि दिष्ट धारा का मान नियत होता है। दिष्ट धारा का मान और दिशा, दिष्ट धारा का मान और दिशा नियत होती है। दिशा क्या होगी, नियत होगी, यानी कि यह बदलेगी नहीं, ठीक है। दिष्ट धारा का मान और दिशा नियत होगी, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे। ये धारा आपकी किस में पाई जाती है, डीसी करंट। तो यह धारा बैटरी में होगी, बैटरी में होगी, उसके बाद सेल में होगी, इसके बाद जनरेटर में, जो डीसी जनरेटर हमारा होता है वहाँ पे ये करंट हमारी होती है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम डीसी धारा का उपयोग कहाँ करेंगे। तो उपयोग ये भी आपको याद रखना कि डीसी धारा का उपयोग आप कहाँ करोगे, यूजेज, ठीक है। डीसी धारा का आप उपयोग कहाँ करोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पहला ये आपका क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्लेटिंग में देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको कितनी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी धारा यूज की जाती है। बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी धारा यूज की जाती है, तो आपको बोलना है डीसी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद तीसरा बैटरी चार्जिंग में, ठीक है, बैटरी चार्जिंग में, ठीक है। तो इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, डीसी धारा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अब आती है एसी करंट, एसी धारा, अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम फिगर में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये टाइम है आपका, ये मान लीजिए आपकी करंट है, ये आपका टाइम है, तो ये क्या होगी, ये आपकी बदलती रहेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आपका ऐसे बढ़ता रहेगा, उसको छोड़िए। ये जो होती है, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो वैल्यू है, यह क्या है, धारा की मैक्सिमम वैल्यू, धारा की अधिकतम वैल्यू। ये जो है, ये धारा की क्या है, न्यूनतम वैल्यू है, ठीक है, यह धारा की न्यूनतम वैल्यू है। अब देखिए, इसका मेन पॉइंट आपको क्या दिख रहा है फिगर में, दिख रहा है कि ये क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो डीसी और एसी में क्या है, धारा की दिशा और मान हर एक बिंदु पर, हर एक नियत दर पर, या फिर हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर परिवर्तित होते रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, जिसे हम एसी करंट कहते हैं। अब ये धारा किससे प्राप्त की जाती है, यह धारा आपकी प्राप्त की जाती है अल्टरनेटर से। किससे, अल्टरनेटर से। एसी करंट आपको हमेशा किससे मिलेगी, अल्टरनेटर से। हम इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटर से। अब उसके बाद और देखिए, और क्या इसमें है कि अल्टरनेटर से इसको प्राप्त किया, ये आपकी जो, ये देखिए, ये धारा 0 से शुरू होती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है, IM यानी अधिकतम धारा 90 डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं इसका उपयोग। अब देखिए, इसको हम यूज करते हैं घरेलू उपयोगों में। देखिए, घर पे जो भी उपकरण आप यूज करते हैं, वो सारे कौन से हैं, वो सारे आपके कौन हैं, वो आपके हैं एसी से चलने वाली चीज़ें, ठीक है। वो सब एसी से चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक या आंतरिक ऊर्जा प्रदान करने वाले सभी उपकरण जो हैं, वह कैसे हैं, सब एसी से चलते हैं, ठीक है। देखिए, एसी और डीसी में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ठीक है। एसी और डीसी में अंतर थोड़ा देखिए। चलिए, ये आपका हो गया, ये आपका देख लेते हैं,
एक साइड हम कर लेते हैं AC और एक साइड हम कर लेते हैं DC। ठीक है, तो देखिए AC में इसमें क्या है, DC में हम बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। और इसमें बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अब देखिए AC को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा AC को दूर तक भेजा जा सकता है, AC को दूर तक भेजा जा सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि इसको हम दूर तक तभी भेज सकते हैं जब मान लीजिए इसमें वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, तो आप वैल्यू घट रही तो इसमें जो लॉस होगा वह कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉस कम होगा। अगर इसी तरह से बात करें तो इसको दूर तक नहीं भेज सकते। ठीक है, दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हमारा है कि AC में जो वैल्यू होगी वह 50 हर्ट्ज़ होगी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी, 50 हर्ट्ज़ होगी। और DC में हमारे पास कितना होगी, 0 हर्ट्ज़ होगी। वैल्यू कितना होगी, 0 हर्ट्ज़ होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें इसमें कितना वेरिएशन कर सकते हैं, कितना टॉलरेंस यानी कि कितना बदल सकते हैं टॉलरेंस, तो हम इसमें ±3% ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखिए और क्या हो सकता है कि AC को वोल्ट मीटर एंड एमीटर से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, से नहीं मापा जा सकता। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर और एमीटर AC में क्या है, जब शून्य हो तो वह ज्ञात होता है। ठीक है, इसलिए इसको वोल्ट मीटर और एमीटर से नहीं मापा जा सकता। इसको मापा जा सकता है, DC को मापा जा सकता है, DC को मापा जा सकता है। ठीक है, देखिए AC को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, AC को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। इसको बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए यानी बदलने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, रेक्टिफायर क्या करेगा, AC को DC में बदलता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी, जबकि DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, इन्वर्टर की। AC को DC में रेक्टिफायर, DC को AC में आपको इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव हैं उसके बारे में हम
थोड़ा और देखेंगे। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव। अब देखिए विद्युत धारा के प्रवाह का क्या मतलब है। तो देखिए विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब है कि विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होंगे। विद्युत धारा जब आपके पास होगी तो उससे आपको क्या प्रभाव मिलेगा। ठीक है, उससे आपको क्या क्या प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विद्युत धारा अगर कहीं पे होगी तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट, जिसको आप ऊष्मीय प्रभाव कहते हो, जिसको आप क्या कहोगे? ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। अब अगर आपके पास धारा है तो वहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव होगा। अब ऊष्मीय प्रभाव कैसे होगा? अब देखिए जब कोई चालक है, ठीक है, जब कोई चालक है वहाँ से अगर धारा का प्रवाह होगा, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका चालक है, ठीक, ये आपका एक कंडक्टर है, यहाँ से आपका क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो जब किसी चालक से धारा प्रवाह होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक हीट बनेगी, यानी यहाँ कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जो है, ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज, ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का खोज, ऊष्मीय प्रभाव का खोज, प्रभाव की खोज किसने किया था? जूल ने किया था। किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो जूल ने किया था। तो जूल के नियम से, तो इसलिए जूल के नियम से या फिर इस प्रभाव के अनुसार से H बराबर क्या होता है? I² R/T। ठीक है, विद्युत धारा का पहला प्रभाव कौन सा है? ऊष्मीय प्रभाव, और ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही आपका क्या होता है? आपका H बराबर I² RT। और जहाँ पे H आपको पता है हीट है, हीट, I क्या है? करंट, I करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस, R आपका रेजिस्टेंस है, और T आपका टाइम है। T आपका क्या है? टाइम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब वहाँ आपको पता है कि देखिए, ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि H बराबर, अब देखिए H बराबर आपको क्या मिला? I² R/T। अब देखिए यहाँ से अगर आपको पावर का फॉर्मूला पता हो तो पावर बराबर क्या होता है? V/I बराबर I² R बराबर V²/R। ये पावर के 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगे, जहाँ भी मिलेगा आप यहाँ इसको याद रखिए, या फिर मतलब कि आप इसका नोट बना के हमेशा याद रखिए इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए I² R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? H बराबर P/T। ठीक है, H बराबर P/T, या फिर H बराबर आप क्या लिख सकते हो? V² R/T, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप H बराबर क्या लिख सकते हो? V/I/T। ये आपको तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये सब फॉर्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक फॉर्मूले से आपका देखिए कितना फॉर्मूला बन रहा है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर इसको कभी कभी क्या है कि जूल ने खोजा था तो इसको जूल का प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जूल का प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जूल का प्रभाव, हाँ, तो इसीलिए H की यूनिट यानी हीट की यूनिट जूल ने इसको खोजा था, तो H हीट की यूनिट जो होती है वह जूल ही हो गई। क्या हो गई? जूल। ठीक है, ये भी। अब देखिए दूसरा जो प्रभाव है इसका दूसरा प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अब देखिए जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव पर जो आपके कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो आपसे कभी पूछ सकता है कि ऊष्मीय प्रभाव पर बताइए कौन कौन से उपकरण हैं। तो मैं उपकरण आपको बता देते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, प्रभाव पर आधारित
आधारित उपकरण। उपकरण तो पहला ही आपका क्या है, पहला ही आपका क्या है, विद्युत प्रेस। ठीक है, विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस। दूसरा आपका क्या है, हीटर। ये सब क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर है। तीसरा क्या है आपका बल्ब, तीसरा क्या है आपका बल्ब। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी जानते रहिए, आपसे ये सब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब भी आपका क्या पूछा है, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आपका ऊष्मीय प्रभाव हो गया, फिर आता है आपका चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए विद्युत क्या है कि जैसे कोई चालक हो, ठीक है, कोई चालक है, कोई चालक है, तो अगर इससे करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फील्ड बन जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यानी किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह हो और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित क्या क्या चीज़ें हैं। आधारित उपकरण, आधारित उपकरण, आधारित उपकरण क्या क्या है देखिए, गैल्वेनोमीटर, मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर, वोल्ट मीटर भी हुए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक, वोल्ट मीटर, फैन मोटर, फैन मोटर, फैन मोटर। तो ये सब जो उपकरण हैं यह सब किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब देखिए जब भी कोई अम्ल, जैसे ये आपका एक जार ले लेंगे, जार में आप क्या करो कि एक दो प्लेट ऐसे डाल दिया, अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, सप्लाई डाल दें। ठीक है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सप्लाई डाल दें, तो क्या है कि जैसे ये कैसा हो, ये जैसे सॉल्टी हो, ठीक है, इसमें जैसे पानी भरा हो, थोड़ा नमकीन जैसा हो, ठीक है, नमक हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घुले हुए पदार्थ में विभाजित हो जाती है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, क्या होगा कि ये आपने कुछ बैटरी लगाया नहीं लगाया, एक को क्या मान लिया, एक जिस पे निगेटिव है उसको आपने कैथोड मान लिया, क्या मान लिया, कैथोड, और इधर क्या मान लिया, इसको आपने एनोड मान लिया, एनोड। ठीक है, एनोड। ठीक, आप ये जानते रहो। अब इसके साथ अगर मतलब कि आपने कोई बैटरी लगा दिया तो क्या होगा, क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, वही सब चीज़ें हम इसको जानेंगे। जो कि इसकी खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। तो इसलिए एक ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि जो वैद्युत अपघट्य है उसके कारण किसी भी मतलब कि एक विलयन जो कि इसको कुछ पानी और कुछ डाल के मिला के बना दिया गया हो, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह होगा, और यह धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, आयंस के कारण होगा, आयंस के कारण। ठीक है, किसके कारण होगा, आयंस के कारण। कभी भी अगर केमिकल प्रभाव यानी कि रासायनिक प्रभाव, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक प्रभाव आपसे पूछे तो उसमें पूछे कि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आयंस के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता, आयंस के कारण, यानी धनायन और ऋणायन। यानी आयंस जो होंगे दो तरह के होंगे, एक होगा धनायन, धनायन, और एक होगा ऋणायन, ऋणायन। इसके कारण धारा का प्रवाह होगा। ठीक है,
अब देखिए दूसरी चीज़ कि वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन से, जो ये वैद्युत अपघट्य आपने बनाया है इसमें धारा का प्रवाह होगा, किसके कारण होगा, वह होगा आपका आयंस के कारण। और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य उसका रेजिस्टेंस घटेगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रासायनिक जो इफेक्ट है वहाँ पे धारा का मान बढ़ता है, ठीक है, यानी चालकता बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। अब जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य की क्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइट सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। यानी जिस बर्तन में हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, बर्तन को देखिए, बर्तन को अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फैराडे का जो विद्युत अपघटनी सेल वाला नियम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या है फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटनी सेल का नियम, ठीक है, सेल का नियम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि वैद्युत अपघट्य में सबसे पहले जो होता है क्या होगा कि वैद्युत अपघट्य की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान यम अपघट्य से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि फैराडे का जो मतलब कि विद्युत अपघटनी सेल का नियम है वह क्या होता है। तो जो वैद्युत अपघट्य क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान, कैथोड पर जो धातु जमा है उसका द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो Q बहेगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यम प्रोपोर्शनल I इंटू टी होगा। क्यों, क्योंकि Q बराबर आपको पता है, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यम बराबर जैसे ही ये इसका चिन्ह हटाएंगे यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट ZIT, ये आएगा, ठीक है। जो उसका द्रव्यमान है वो क्या होगा ZIT, और यहाँ जहाँ Z आपका क्या होगा, Z आपका धातु का विद्युत तुल्यांक होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। अब देखिए और इसका मात्रक अगर आपसे इसका पूछे मात्रक, तो मात्रक आपका kg पर कूलम्ब होता है, kg पर कूलम्ब, ठीक है, kg पर क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक प्रभाव से आपकी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे सेल हो गया, यह रासायनिक प्रभाव पर होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें क्या DC यूज करते हैं, लेकिन ये किस पर आधारित है, यह आपका आधारित होता है रासायनिक प्रभाव पर। फिर उसके बाद क्या है, धातु निष्कर्षण, यानी धातु निष्कर्षण जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे भी यही वाला यूज करते हैं, धातु निष्कर्षण, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम करते हैं। प्रिंटिंग वाली जो मशीन है वो भी यहीं पे होती है, ठीक है, प्रिंटिंग हो गया, सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो हमारी इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा ये ख़त्म हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि सारे टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है।